क्या ड्रीम 11 एक सट्टा कंपनी है? और अगर ये सट्टा कंपनी है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर रही है? और अभी ड्रीम 11 को $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है, मतलब कि 60,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे इसे इन्वेस्टर ने पैसा दिया है। आखिर इन्वेस्टर्स ने ड्रीम 11 की इतनी वैल्यूएशन क्यों लगाई और इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर ये ड्रीम 11 पैसा कमाता कैसे है और दिन ब दिन इसका प्रॉफिट बढ़ता कैसे जा रहा है और धीरे धीरे ये बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही है? क्या है इसके पीछे का राज? आखिर क्यों गवर्नमेंट बैन नहीं कर रही है? कंपनी का क्या फायदा है इसमें जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो खेलने वाले हैं उनका क्या फायदा है इसमें? आज के इस वीडियो में हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या राज है इस कंपनी के, इतने कम समय में इतनी बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रीम 11 की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2008 में। हर्ष जैन जी जो कि यूएस से आए हुए थे, उन्होंने देखा कि यूएस में तो बहुत सारी फैंटेसी लीग चल रही है, लेकिन ये इंडिया में चलती नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पे कुछ चालू किया जाए। 2008 में चालू तो किया, लेकिन उनको कुछ ऐसा पता नहीं हो रहा था और कुछ ज़्यादा ये चल भी नहीं रहा था। तो 2012 में ऑफिशियली इसे लॉन्च किया गया और 2014 तक इसके 1 मिलियन यूज़र हो चुके थे, मतलब कि 10 लाख यूज़र जो इस प्लेटफॉर्म पे आते थे और खेलते थे। 2014 तक तो 1 मिलियन हो गए थे, लेकिन 2016 तक इसके 2 मिलियन यूज़र हो चुके थे और इसके बाद 2018 तक इसके टोटल 45 मिलियन यूज़र हो चुके थे, यानी कि 4.5 करोड़ लोग इसे खेलने लग रहे थे। और 2019 आते आते इनका टोटल रेवेन्यू हो चला था 2000 करोड़ से भी ज्यादा। और ये इंडिया की पहली गेमिंग कंपनी बन गई जिसे कि यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल गया। यूनिकॉर्न उसे कहते हैं जिसकी $1 बिलियन की वैल्यूएशन होती है, यानी कि 7500 करोड़ की वैल्यूएशन। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि 2008 से शुरू हुई और 2014 तक कुछ भी नहीं थी ये कंपनी, लेकिन इस 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि इसने तूफान मचा दिया। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर ड्रीम 11 ने ऐसा क्या किया जो बस 5 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। और आज कई इन्वेस्टर्स जो कि उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, आखिर वो कैसे पैसे कमाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ड्रीम 11 का पैसा कमाने का तरीका क्या है। ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। वो आपको अलग अलग कॉन्टेस्ट खिलाती है और इसमें बहुत कम लेवल से भी एंट्री हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए एक कॉन्टेस्ट है जो कि बस 99 रुपए का कॉन्टेस्ट है, तो ड्रीम 11 ने कहा कि आप इस कॉन्टेस्ट को बस 99 रुपए दे के आप इसमें एंट्री कर सकते हो और टोटल इस कॉन्टेस्ट में 1 लाख लोग भाग ले सकते हैं। अगर 1 लाख लोग भाग ले सकते हैं और 99 रुपए दे सकते हैं तो टोटल पैसा कितना हो गया? लगभग 1 करोड़ रुपए। अब इस 1 करोड़ में उन्होंने कहा कि इसकी टोटल प्राइज मनी है 80 लाख रुपए। तो अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए और 80 लाख रुपए उसमें प्राइज मनी है, तो ये 20 लाख रुपए कहाँ गए? और यही 20 लाख इनका बिजनेस है, यही है इनके कमाने का तरीका। ये जो 1 करोड़ में से 80 लाख प्राइज मनी दे दिया गया और 20 लाख रुपए जो बचे, वो है इनके कमाने का जरिया। कि जितना भी पैसा आएगा, जितने भी लोग लगाएंगे, उसका एक सर्टेन कमीशन जो 15 से 20% तक जाता है, वही इनके कमाई का जरिया होता है। ये कमीशन टोटल 20% तक जाता है, मतलब कि 15 से 20% के बीच में रहता है। तो इनके कमाई का जरिया ये है। इस मॉडल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीते कोई हारे कोई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही आपने इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, इनके पास उसका कमीशन पहुंच चुका है। अब आप जीतो तो बढ़िया, हारो तो बढ़िया, चाहे आप 80 लाख ले जाओ या 10 रुपए ले जाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आपने एंट्री ली, इनको उसका कमीशन मिल गया और ये अपना कमा के निकल लिए। इन्होंने आईपीएल स्पॉन्सर किया है और 222 करोड़ का खर्चा किया है। अब क्या है कि ड्रीम 11 ने आईपीएल स्पॉन्सर किया है, तो आपको लगता होगा कि ड्रीम 11 पे सिर्फ आईपीएल की टीम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करते, वॉलीबॉल में भी है, फुटबॉल में भी है, बास्केटबॉल पे भी आप टीमें बना सकते हो। आगे जो भी स्पोर्ट्स आएंगी, ये सब पे आपको ये मौका देंगे कि आप किसी भी स्पोर्ट्स पे अपना टीम बना सकते हो। ये एक गेमिंग कंपनी है। आईपीएल एक जरिया है जिससे कि ये खूब सारा पैसा कमाते हैं और बाकी जो भी स्पोर्ट्स है उस पे वो काम कर रहा है और फ्यूचर में और भी बहुत सारे गेम ये ला सकता है। तो आपको लग रहा होगा तो क्या ये एक तरह से सट्टा है? तो क्या ड्रीम 11 एक सट्टा कंपनी है? तो पहले जानते हैं कि सट्टे में होता क्या है। तो सट्टे में हम पैसा लगाते हैं, जिसमें कि 2 लोग पैसा लगाते हैं, जिसमें एक जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन जिसने सट्टा लगवाया, जो बुकी है, उसके तो पैसे आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये मामला कुछ वैसा ही लग रहा होगा। ड्रीम 11 बुकी का काम कर रहा है, यानी वो सट्टा लगवा रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, लेकिन ये कंपनी तो अपना प्रॉफिट बनाई जा रही है। तो कहीं ड्रीम 11 कोई बुकी वगैरह तो नहीं है? तो यही चीज कई और लोगों के मन में आया और उन्होंने कई जगह पे इसके लिए केस भी किया और कई जगह पे केस करने के बाद ये दलील दी गई कि ये एक सट्टा खिलाने वाली कंपनी है, ये एक जुआ खिलाने वाली कंपनी है, इससे लोगों की आदत लग जाती है, कई लोगों का लाइफ खराब हो रहा है, तो इसको बैन किया जाए। तो कोर्ट ने सारे मामले की जांच परख की, ड्रीम 11 ने भी अपना पक्ष रखा और फाइनली कोर्ट ने फैसला सुनाया ड्रीम 11 के पक्ष में कि ये जो कर रही है ये सट्टा नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहा कि सट्टा वो होता है
जो कि गेम ऑफ चांस हो, मतलब ये चांस से हो गया या लक से हो गया। लेकिन ड्रीम 11 तो गेम ऑफ स्किल है, लेकिन फिर ये स्किल कैसे है? तो वो ऐसे है कि जब ड्रीम 11 पे टीम बनाया जाता है तो उसमें ये रहता है कि आप किस प्लेयर को चूज कर रहे हो। तो इसमें आप सोचते हो कि मैं क्रिस गेल को लूं या रोहित शर्मा को लूं या विराट कोहली को लूं, कौन सा प्लेयर लेना चाहिए आज के टीम में, कौन सा प्लेयर आज चलेगा या नहीं चलेगा। ये क्रिस गेल की परफॉर्मेंस जो है ये मुंबई इंडियंस के खिलाफ कैसी रही है, या विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है वो किसी और टीम के लिए कैसी रही है, सामने वाले बॉलर कैसे हैं, पिच का मिजाज कैसा है, ये पूरी स्टैटिक को रीड करते हैं, फॉर्मेट स्टडी करते हैं। उन सब चीजों के बाद आप जाकर इसको चूज करते हो। तो अगर ड्रीम 11 से आपने पैसा कमाया है तो आपने तुक्के से पैसा नहीं कमाया, आपने अपना दिमाग लगाकर, अपना स्किल लगाकर कमाया। तो ये गेम ऑफ स्किल है, ये गेम ऑफ चांस नहीं है, इसीलिए ये सट्टा नहीं है। तो दूसरी दलील ये दी गई कि जब भी अगर सट्टा होता है तो सट्टे में ये होता है कि अगर दो टीम के बीच में एक मैच है, मान लेते हैं बेंगलोर और चेन्नई का मैच है, तो इसमें यह होता है कि सट्टे में कि कोई एक टीम पे पैसा लगाया जाता है। लेकिन ड्रीम 11 में जो टीम बनती है वो मिक्स्ड टीम होती है। तो ड्रीम 11 पे ऐसा ऑप्शन है कि यदि आप टीम सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें यह होता है कि आप किसी भी एक टीम से 7 से ज्यादा प्लेयर नहीं ले सकते हो और किसी भी दूसरे टीम के 4 से ज्यादा प्लेयर नहीं ले सकते हो। तो यहाँ 7-4 का या 6-5 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो उस मैच में कोई भी टीम हारे या फिर कोई भी टीम जीते, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तो इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि जो भी प्लेयर को चूज किया गया है उस प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा है उस पार्टिकुलर मैच में। तो फिर ये सट्टा थोड़ी है, क्योंकि हम किसी एक टीम पे थोड़ी पैसा लगा रहे हैं, हम तो प्लेयर्स पे पैसा लगा रहे हैं और वो भी एक साथ कई प्लेयर्स पे। तो इस दो दलीलों को देखते हुए ड्रीम 11 को लीगल करार दे दिया गया और इसके बाद जितनी भी फैंटेसी कंपनियां आई इसी दलील का हवाला देकर वो भी मार्केट में आती चली गई। तो हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन लगाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये तो सही बात है, हाईकोर्ट ने जो बात कही वो तो सही बात है, ये चीज कंप्लीटली लीगल है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सरकार इसे इलीगल क्यों नहीं मानती है। अब बात ये आती है कि इस कंपनी को इन्वेस्टर्स ने $8 बिलियन के हिसाब से 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन क्यों दिया। आखिर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं एक गेमिंग कंपनी में जो कि बस एक गेम खिलाती है, वो भी 19-20 रुपए में। कोई इसको इतना ज्यादा पैसा कैसे दे गया। तो अब बात आती है कि इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा पैसा इस कंपनी में क्यों लगा रहे हैं जो कि 150 रुपए का गेम खिलाती है। वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसके बहुत सारे फीचर्स हैं और पहला फीचर है ये हाईली एडिक्टिव है। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने ड्रीम 11 पे टीम बना ली तो अब आपको इसकी आदत कैसे लग गई। जैसे आज आपने एक टीम बनाई और आज आप जीत गए, आपने 50 रुपए का गेम खेला, आपने 500 रुपए जीत लिया, तो अब आपको लगेगा कि अब हम आज जीत गए तो अब हम कल भी जीत सकते हैं। अगर आप जीत गए तो आपको खुशी मिलती है, आपको मजा आता है, आपको लगता है कि मैं फिर कल लगाऊंगा। और बाय चांस अगर आप हार जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि अरे यार आज तो 50 रुपए हार गया, फिर कल लगाऊंगा और फिर इस 50 रुपए को भी रिकवर कर लूंगा। फिर कल भी 50 रुपए लगाओगे, अब आपको लगेगा बस 100 रुपए ही तो लगे हैं। फिर आपको लगता है क्या ही हुआ, तीसरे दिन लगाऊंगा और फिर 200 रुपए कमा के ले जाऊंगा। तो अगर आप तीसरे दिन लगाते हो और आप 200 रुपए जीत जाते हो तो फिर आपको लगता है कि सारा जो लॉस हुआ था वो तो रिकवर हो गया, तो फिर इस पे लगाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है। अगर आप देखेंगे जब भी ड्रीम 11 का एड आता है तो उसमें एक डिस्क्लेमर आता है कि इसकी आदत लग सकती है, कृपया सावधानी बरतें। दूसरी चीज है लो एंट्री बैरियर। लो एंट्री बैरियर का मतलब ये है कि ड्रीम 11 में कई ऐसी लीग है जो कि 19 रुपए में शुरू होती है, 40 रुपए में शुरू होती है, 70 रुपए में शुरू होती है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको सट्टा खेलने का मन है और अगर आप किसी बुकी के पास जाते हो तो क्या वो बुकी आपको 19 रुपए में सट्टा खेलने देगा? अगर आप गैम्बलिंग करने जाते हो तो क्या आपको वो 19 रुपए में गैम्बलिंग करने देगा? और ड्रीम 11 ऐसा है कि आपको 19 रुपए से आपको एंट्री दे देगा। एक बच्चा भी 19 रुपए लगाकर इस पर सट्टा खेलना चालू कर सकता है। लेकिन सट्टा शब्द अभी यूज करना सही नहीं रहेगा इसके लिए, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसे लीगल करार दे दिया है। मात्र 19 रुपए से अपनी गेमिंग चालू कर सकता है और ड्रीम 11 पे टीम बनाना चालू कर सकता है, जिस वजह से कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इस पे आते हैं। अगर यही चीज 5,000 रुपए एंट्री फी होता तो बहुत कम लोग इस पर आते, लेकिन 20 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, जिस वजह से कि पूरी की पूरी भीड़ इस पर आती है। और अगर इतना कम पैसा लगाने पर अगर हम पैसा लूज भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 50 रुपए रोज आप लूज कर रहे हो और पूरा IPL 2 महीने तक लूज भी कर दिए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आदमी इस चक्कर में बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है और इसी वजह से हर बार इस पर खेलने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। और तीसरा है हाई एग्जिट बैरियर। हाई एग्जिट बैरियर का मतलब है जैसे एंट्री तो बहुत आसान है, 19-20 रुपए देकर हो जाती है, एग्जिट हाई कैसे है? तो ड्रीम 11 कहता है कि देखो अगर 200 रुपए कमा लो ना तब बाहर निकलना। तो यदि आपने 50 रुपए का इन्वेस्ट किया और जीरो हो गए, या फिर 50 का लगाया और 80 रुपए जीते, लेकिन आप 80 बाहर नहीं निकाल सकते, 80 लगा 160 हो गए, फिर भी आप बाहर नहीं निकाल सकते, तब तक खेलते रहोगे जब तक 200 रुपए नहीं हो जाते। और 200 रुपए करने के चक्कर में कभी ऊपर कभी नीचे होते गया और पता नहीं आप इस चक्कर में कितने सारे गेम खेल गए। और अगली बात आ जाती है ईगो की।
इसमें यह होता है कि अगर 4 दोस्त मिलकर ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं, तो जिसमें कि अगर एक दोस्त जीत जाता है और 3 हार जाते हैं, तो उसको ये लगता है कि हम अगली मैच में इसे हरा सकते हैं और हम भी पैसा कमा सकते हैं। उसमें एक तरह से कंपटीशन का भावना आ जाता है, एक तरह से ईगो की भावना आ जाती है, जिस वजह से वो इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता है और वो हर बार टीम बनाता है। अगर वो हारता है तो फिर बनाता है, अगर वो जीत जाता है तो फिर उसे ये लगता है कि हम फिर जीत सकते हैं और वो फिर बनाने लगता है। और अगर वो हारता है तो उसे ये लगता है कि ठीक है, आज हम हार गए तो नेक्स्ट मैच में इसकी रिकवरी कर लेंगे। और इस तरह से कई बार वो गेम खेलता रह जाता है और फिर इसी तरह से उसे इस चीज़ का एडिक्शन लगता है और इस चक्कर में भी आदमी इसे नहीं छोड़ रहा है। और यही बात इन्वेस्टर्स को पता है कि आज जो आदमी आ गया ना, वो हर सीजन में आएगा और यदि आज वो 50 रुपए लेकर आया है तो अगली बार वो 500 रुपए लेकर आएगा। और इसी वजह से इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही काफी तेज गति से ऊपर जाएगा। और ड्रीम 11 अपने एडवर्टीजमेंट में भी काफी पैसे खर्च करता है। क्या आपको पता है कि ड्रीम 11 ने धोनी को ही ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया? क्योंकि जब इस कंपनी पे केस हुआ तो लोग इसे सट्टा कंपनी कहने लगे और पूरी मार्केट में इसके खिलाफ एक निगेटिव प्रोपेगेंडा फैला, जिस वजह से हो सकता था कि इसकी मार्केटिंग खराब हो जाती। लेकिन इसी वजह से इसने धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्योंकि धोनी जो इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन रहे हैं, लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग उन पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। तो इसीलिए ड्रीम 11 ने एक ऐसे आदमी को चुना जिसपे कि लोग आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकें। और जब धोनी आके कहते हैं कि खेलो भाई, अपनी टीम बनाओ, तो लोगों के दिमाग से एक डाउट भी निकल जाता है ये कोई सट्टा कंपनी है या फिर ये कोई गलत काम कर रहा है। क्योंकि लोगों को ये भरोसा है कि अगर धोनी इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं तो वो किसी गलत चीज़ को प्रमोट तो नहीं करेंगे। और यही कारण है कि ड्रीम 11 ने धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिस वजह से कि वो लोगों का ट्रस्ट जीत सके। और इस वजह से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए और टीम बनाए। ड्रीम 11 को लेकर 2 तरह के ओपिनियन बनाते हैं लोग। एक तो वो लोग हैं जो कि ड्रीम 11 के फेवर में हैं। वो कहते हैं कि मुझे क्रिकेट की नॉलेज भी है, क्रिकेट में इंटरेस्ट भी है, तो क्यों ना मैं मेरी नॉलेज और इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करूं, मजे भी करूं और पैसे भी कमाऊं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सट्टे जैसी या जुए जैसी आदत है, इसको करने के चक्कर में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे किसी दिन मैच है तो उस दिन आप पूरा दिन ये सोचते हो कि कौन से प्लेयर को लूँ, कौन से प्लेयर को नहीं लूँ, और फिर मैच स्टार्ट होने का भी काफ़ी एक्साइटमेंट होता है और फिर पूरा मैच देखते हो और फिर अगले दिन ये देखते हो कि इसमें हम जीते या हारे, और फिर अगले दिन की भी प्लानिंग करने लगते हो, जिस वजह से आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है जो कि वर्थ नहीं है। और किसी भी चीज़ की आदत एक तरह से बुरी भी होती है। मैंने ड्रीम 11 की सारी चीज़ें बता दी है पूरे फैक्ट के साथ। अब आप ये बताओ कि आपका क्या मानना है। क्या आपको लगता है कि ये सट्टा कंपनी है, इसे नहीं खेलना चाहिए, सरकार को इसे बैन करना चाहिए? सरकार तो इसे बैन नहीं कर रही है क्योंकि सरकार को इससे काफ़ी ज़्यादा कमाई हो रही है, इनकम से और इसके टैक्स से। क्योंकि ये एक तरह से लॉटरी की तरह देखा जाता है और इस वजह से सरकार को इससे 30% का टैक्स मिलता है। तो सरकार को इससे तो काफ़ी कमाई है, इसीलिए सरकार तो इस पे बैन नहीं लगा रही है। तो अब आप बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर। क्या सरकार सही कर रही है या फिर सरकार को इसे बैन कर देना चाहिए? क्या ड्रीम 11 में पैसा लगाकर, क्या इस पे टीम बनाकर अपनी स्किल को यूज कर पैसा कमाना ठीक है या फिर ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है? तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।